दिन की 9 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाइक्स रेपो रेट बाय द 50 बेसिस पॉइंट टू 4.9%। तो गाइस जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने क्या किया है, जो रेपो पॉइंट है उसको हाइक कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट तक, और अब ये 4.9% हो गया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें क्या किया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को रिव्यू किया है साल जो मंथ में 2 बार करते हैं। तो उसमें क्या किया है, आरबीआई ने रेपो रेट को हाइक करा है और अनाउंस किया है कि हमें क्या करना है कि फोकस करने की किस तरह से जो हमारी एकोमोडेटिव पॉलिसी है उनको हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, देखो इतना आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, बैंक्स क्या करते हैं जब आरबीआई से पैसे कुछ लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म में, तो उन पे जो इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड टू द बैंक, ठीक है। मतलब कि आरबीआई उधारी देती है बैंक्स को, ठीक है। उसके बाद रीजंस क्या, हाई कितनी महंगाई क्यों हो रही है, क्योंकि जो आरबीआई की जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, क्योंकि कोविड में क्या है, आरबीआई ने काफ़ी मॉनेटरी मेजर्स लिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फिजिकल मेजर्स लिए सो दैट हमारे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे, जिसकी वजह से क्या है, मतलब कि एकोमोडेटिव का मतलब क्या है, एक जगह जम गया है सब कुछ, ठीक है। तो इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इतना ज़्यादा आरबीआई ने ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यूक्रेन वार है, ठीक है। तो कोविड और रशिया यूक्रेन वार, दीज आर द 2 मेन रीजंस कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसका पॉलिसी रेट हाइक पे कैसे इंपैक्ट पड़ा, सबसे पहले क्या, डिपॉजिटर। इसके अलावा क्या है, उनको अपने जैसे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमें कंज्यूमर्स को अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को अच्छा इंटरेस्ट मिलने लग गया उन सेविंग प्रोडक्ट, जिसकी वजह से डिपॉजिटर्स और बढ़ने लगे। बोरर्स, इसके अलावा लोन बहुत ईजी कर दिए गए ताकि, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोन्स पे घटा दिया गया, ठीक है। तो लोन बिकम डियरर ड्यू टू द इंक्रीज लेंडिंग रेट। बॉन्ड होल्डर्स, सोवरन और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस अपनी यील्ड में इरोजन देखने को मिला, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने और क्या क्या डिसीजंस लिए। उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनके अपर लिमिट हम इंक्रीज करेंगे विद द परमिशन टू एक्सटेंड द डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। मतलब कि उनको एक तो परमिट करेंगे कि वो डोर स्टेप पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ उनकी अपर लिमिट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब कि अगर पहले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगर 10 करोड़ तक का लोन दे सकते थे, तो वो शायद अब बढ़ा के 20 करोड़ तक का दे सकते हैं, ठीक है। तो वो अपर लिमिट इंक्रीज कर देंगे। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अब कमर्शियल रियल इस्टेट को भी फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। रियल इस्टेट सेक्टर जैसे यही जो सारा प्रॉपर्टी वाला सेक्टर होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स को भी आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर सकते हैं, स्टार्ट इसमें रुपे कार्ड से किया जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें लिमिट को एनहेंस कर सकते हैं। आप देख लो कि जैसे एक बार में आप 1 लाख या कुछ 10,000 से ज़्यादा नहीं पैसे दे पाते, तो उसकी अपर लिमिट को बढ़ाएंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ठीक है। मतलब 5,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या पॉलिसी स्टांसेस लेके एकोमोडेटिव स्टांस के लिए कहता है, जब सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर्ड है टू एक्सपेंड द मनी सप्लाई टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द विलिंगनेस टू कट पॉलिसी रेट। मतलब एकोमोडेटिव स्टांस कब लिया था बैंक ने, जैसे क्योंकि कोविड में आया तो मनी सप्लाई बनी रहे, तो उन्होंने क्या करते थे, काफ़ी चीज़ों पर इंटरेस्ट रेट काट दिया था, ठीक है। न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, देखो डिफरेंट तरह के स्टांस बताएं कि एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, न्यूट्रल स्टांस क्या होता है। न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक ना ही तो पॉलिसी रेट को कट करता है ना ही इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये अडॉप्ट किया जाता है जब और मतलब बाजार में सब सही चल रहा हो, ठीक है, इन्फ्लेशन भी सही चल रही हो, ठीक है। हॉकिश स्टांस क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कर्ब करता है, ठीक है। एकोमोडेटिव में क्या कर रहा है, मनी सप्लाई मतलब कि पैसा दे रहा है, ठीक है, इसमें पैसा वापस ले रहा है, मतलब कर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये कब करता है, जब महंगाई कम हो रही हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा हो, ठीक है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होती है, अनदर टर्म टू रिप्रेजेंट द रेट हाइक इन द कैलिब्रेटेड मैनर। मतलब जब इट इज़ अ टिल्ड टुवर्ड्स द रेट हाइक बट नॉट नेसेसरी पॉलिसी रेट हाइक एट एवरी पॉलिसी मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड वियतनाम साइन म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। तो गाइस ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में करा होगा। इंडिया और वियतनाम एक लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट को साइन किया। लॉजिस्टिक काफ़ी बार आपको बताती हूँ, तो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो दैट क्या है कि दोनों साइड की जो भी मिलिट्री है वो एक दूसरे के बेसिस को यूज़ कर सकें फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिश ऑफ द सप्लाई। अब इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये पहला ऐसा मेजर एग्रीमेंट है जिसमें वियतनाम ने साइन किया विद एनी कंट्री।
ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से एग्रीमेंट है, ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट है डिफेंस पार्टनरशिप में टुवार्ड 2030, सो दैट हम क्या कर सकें, जो एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉपरेशन है उसको और बढ़ा सकें। ठीक है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है वियतनाम को। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ट्रैंग क्योक पगोडा में विजिट किया था, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और वहाँ पे बोला गया था कि ये एक बहुत एज ओल्ड सिविलाइजेशन और पीपल टू पीपल लिंकेज, मतलब कि यहाँ पे टूरिस्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता है जिसमें दोनों तरह की जो मिलिट्री है वो क्या कर सकती है, असेस कर सकती है फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल, लाइक अगर आपकी कंट्री को वहाँ पे फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से यूज़ कर सकती है ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है। इंडिया ने ऐसे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और क्वाड कंट्रीज का साइन करा है। क्वाड कंट्रीज मतलब कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, फ्रांस के साथ भी, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ भी। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ ये साइन किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि चाइना जो हमें तंग करता रहता तो चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है। यूएस चाइना कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वियतनाम इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस टू बोथ इंडिया एंड द यूएस। ठीक है। वियतनाम के साथ ऐसा एग्रीमेंट से क्या होएगा, एक लेटेस्ट और द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप है इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज ग्रोइंग फोकस टुवर्ड द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है। इससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी स्ट्रेंथन होगी, बिकॉज जो वियतनाम है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन और एक्टेड पॉलिसी में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बैन्स यूज ऑफ कोल इन द दिल्ली नियर बाई सिटीज फ्रॉम जनवरी 2023। तो गाइस ये जो माइन्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उन्होंने डायरेक्शन इशू करी है और ये उन्होंने बोला है कि कोयला का यूज़ को बिल्कुल बैन कर दिया, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में या फिर और जिस जैसी एप्लीकेशंस में, सो दैट जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको हम कम कर सकें। हाउएवर अगर आप लो सल्फर कोल यूज़ करो थर्मल पावर प्लांट्स है उसको अभी उसको अलाउ कर रखा है, उसको भी बैन नहीं किया। हाउएवर जो ये कोयले का जो बैन होगा यूज़ पे वो कब इफेक्ट में आएगा, फ्रॉम October 1 इन एरियाज जहाँ पे पाइप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जहाँ ऑलरेडी अच्छा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको स्पेशली बैन किया जा रहा है। और ये जो एंड इट सप्लाई एंड फ्रॉम 1 जन, मतलब कि इस जो बैन है वो 1 अक्टूबर से तो कहाँ जाएगा जहाँ पे पाइप नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जहाँ पे इवन अभी तक ये सप्लाई अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी बैन कब से आ जाएगा, 1 जनवरी 2023 में। ठीक है। अब क्या है सिग्निफिकेंट क्या है, ऑफकोर्स पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना है, चाहे पर्टिकुलेट मैटर हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, CO2 हो। इसके अलावा हमने अपना जो भी कोल जो भी एनुअली 1.7 मिलियन टन उसको सेव करना है, जो यूज़ होता है एनसीआर रीजन में। ठीक है। अब जब हम इस बॉडी के बारे में पढ़ें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। पहली बार इसको 2020 में एस्टेब्लिश करी गई थी। इसको हेड किया जाता है बाय चेयरपर्सन जिसका एक्सपीरियंस 15 साल हो कम से कम इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन और 25 साल का उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ वो फुलफिल कर रहा हो। अपील क्या है, जो भी इसके ऑर्डर्स डायरेक्शंस उसको चैलेंज किया जा सकता है एनजीटी में, तो ये पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है, एयर क्वालिटी के एक्शंस को मॉनिटर करता है, प्लानिंग करता है, प्लान्स बनाता है सो दैट एनसीआर रीजन में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, रिसर्च और डेवलपमेंट कंडक्ट करता है थ्रू नेटवर्किंग विद द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट लॉन्चेस ऐप टू एड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट सॉल्यूशंस। तो ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर, मतलब कि जो लोग मतलब गली मोहल्लों में रहते हैं उन बच्चों की हम किस तरह से रिहैबिलिट कर सकते हैं। ठीक है। अभी की जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उन्होंने एक सिस एप्लीकेशन दैट इज़ द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अंडर द बाल स्वराज पोर्टल, सो दैट हम क्या कर सकें, इन बच्चों को रिहैबिलिट प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है। बाल स्वराज एक पोर्टल है जो अगेन इस कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन को केयर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसको ऑनलाइन ट्रैक करते हैं डिजिटल रियल टाइम मैनर में। इस पोर्टल के 2 फंक्शन है, कोविड केयर एंड द सिस दैट इज द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। ठीक है। इस इनिशिएटिव को लिया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करती जाते हैं कि इसमें हम क्या डाटा रिसीव करते हैं कि जो बच्चे स्ट्रीट सिचुएशंस में रह रहे हैं फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, उनका रेस्क्यू को ट्रैक करते हैं और रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मतलब किस तरह से आप उन बच्चों को केयर करोगे, प्रोटेक्शन करोगे, तो उसका जो प्रोसीजर है उसको कैटेगराइज किया गया है। एनी चाइल्ड अंडर चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, अगर कोई चाइल्ड किसी भी स्ट्रीट में अकेला रह रहा है या फिर वो स्ट्रीट्स में रह रहा है डे के दिन में या फिर विद द फैमिली रह रहा है। ठीक है। जो ये प्रोग्राम क्या करता है, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एम्बोडिस करता है, बिकॉज ये क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू रिपोर्ट एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड प्रोवाइड एनी हेल्प दैट कैन चिल्ड्रन इन नीड। मतलब किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड
प्रोवाइड करता है। अगेन नेक्स्ट चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है विच इज़ एस्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक है, बाल स्वराज के 6 स्टेजेस फ्रेमवर्क को फॉलो करता है फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले करता है इस पोर्टल के थ्रू चाइल्ड के डिटेल्स को कलेक्ट करता है, चाइल्ड के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। इसके अलावा कि उस बच्चे को कैसा केयर प्लान चाहिए तो फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मुलेटिंग एन इंडिविजुअल केयर प्लान। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर क्या क्या स्कीम बच्चे को मिलनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसको एलोकेट करता है। ठीक है, चेकलिस्ट बनाता है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये इस तरह के 6 स्टेजेस पे काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, कैबिनेट अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। तो अभी का जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है इसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे 1000 करोड़ से 7500 करोड़ करेंगे। अब इस स्टेप्स का क्या बेनिफिट है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, मतलब कि वो इतना प्रोजेक्ट्स कर सकती है और सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है टू अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसके अलावा हम स्पेस सेक्टर में हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छा बनाएंगे और इंडिया का शेयर भी बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जरा हम इस NSAL के बारे में पढ़ लेते हैं जो न्यू स्पेस लिमिटेड है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2019 और पब्लिक सेक्टर है ये, तो ये पता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, कमर्शियल विंग है इसरो की। ठीक है, इसका काम यह है जो भी कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज हो रहा है उनको देखना है और फंक्शन करती है एज अ फुल फ्लैश सैटेलाइट ऑपरेटर। ठीक है, इसका एम है कि जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर बेस प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है और जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो छोटी छोटी नीड्स है उनको फुलफ़िल करती है। ठीक है, इसका मेजर बिजनेस क्या है, पोलर जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है थ्रू इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा स्पेस बेस्ड सर्विसेज को प्रोडक्शन और मार्केटिंग करती है, सैटेलाइट्स को बनाती है, अगेन इसरो के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है उनको ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, Ministry of Power has notified electricity promoting renewable energy through Green Energy Open Access Rules 2022। अगेन का जो न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी। हाईलाइट्स किया, सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, ओपन असेस ट्रांजेक्शन की लिमिट को रिडक्शन करना है फ्रॉम 1 मेगावाट टू 100 किलोवाट फॉर ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, जो स्मॉल कंज्यूमर्स हैं उनको भी इनेबल करना है कि वो रिन्यूएबल पावर को परचेज कर सके थ्रू ओपन एसेस। मतलब अगर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ से कोई भी खरीद सकता है, स्मॉल कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब कि पहले क्या था कि बोला था कि आपको मिनिमम रिन्यूएबल एनर्जी 1 मेगावाट खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अभी इसको घटा के 100 किलोवाट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, जो ओपन एसेस के अप्रूवल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। ओपन एसेस अप्रूवल्स क्या होएगा, 15 दिन में ग्रांट किया जाता है और एल्स इट विल, अगर 15 दिन में ग्रांट नहीं किया तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है और ये नेशनल पोर्टल के थ्रू होता है। यूनिफॉर्म जो रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन होते हैं ऑन ऑल द ऑब्लिगेटेड एडेंटिटीज इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। देखो भाई रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक कोई भी कंपनी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो उसको बोला जाता है कि आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना ही पड़ेगा। लाइक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं। ठीक है, तो उनको होता है कि आपको कुछ ना कुछ रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, तो वो उनको ऑब्लिगेशन है जो उनको पूरा करना ही करना होता है। ठीक है, ग्रीन सर्टिफिकेट्स फॉर कंज्यूमर इफ दे कंज्यूम ग्रीन पावर। इसके अलावा क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होगा, एडिशनल सरचार्ज शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ ग्रीन एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, ऑफकोर्स ग्रीन एनर्जी को आप अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल असेस प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकते हो, उसकी जनरेशन, परचेज और कंजप्शन को, इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। इसके अलावा ओवरऑल जो अप्रूवल प्रोसेस होगी फॉर ग्रांटिंग ओपन एसेस वो भी इजी हो जाएगी। हम प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ग्रीन पावर से रिलेटेड। इसके अलावा इंडिया का जो कमिटमेंट है ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030 वो भी पूरा हो सकता है। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी मल्टी एजेंसी सेंटर। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, 138.48 करोड़ रुपीज़ को सेंक्शन किया है टू इंटेलिजेंस ब्यूरो
टू अपग्रेड द मल्टी एजेंसी सेंटर। अब मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है, कंट्री का बिगेस्ट इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग प्लेटफॉर्म होगा। किसके अंडर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर। 2001 में सेटअप किया गया था आफ्टर द कारगिल। ये सेंटर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 28 एजेंसीज हैं इसके तरह की, जैसे रॉ होगी, स्टेट पुलिस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बॉडी, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स में शेयर रखती हैं थ्रू मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है, जो स्टेट लेवल के मल्टी एजेंसी सेंटर हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं सेंटर के साथ थ्रू नोडल ऑफिसर। प्लान्स को अभी लिंक किया जा रहा है टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है ईज 5, दैट इज द एनहेंस्ड असिस्टेंस सर्विस एक्सीलेंस 5। तो गैस ईज क्या होता है, मैं आपको थोड़ा पहले हम पढ़ते हैं। अभी क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक सेकेंड, यस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है ईज, और इसे बोलते हैं ईज नेक्स्ट रिफॉर्म फॉर स्टेट रन होल्डर्स। ईज नेक्स्ट क्या करेगा, इसमें 2 मेजर इनिशिएटिव्स होंगे। एक तो ईज 5 ही हो गया जो कि कॉमन जो भी पीएसबी के रिफॉर्म एजेंडा होगा, और इसके अलावा बैंक स्पेसिफिक 3 ईयर स्ट्रेटेजिक रोड मैप होगा। ईज के अंदर क्या हो जाए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, जो भी न्यू एज कैपेबिलिटीज रहते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं और रिफॉर्म्स को ज़्यादा डीपन करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स, चेंजिंग कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ईज 5 फोकस करेगा डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस पे, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव बैंकिंग पे, ठीक है, और सपोर्ट करेगा स्मॉल बिजनेस एग्रीकल्चर पे। और ईज का जो पहला एडिशन था वो लॉन्च हुआ था फिस्कल ईयर 2019 में। ठीक है, तो आपको समझ में गया ईज में क्या है, मेनली हम क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव बैंकिंग, ईज 5 में एक्चुअली में। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फंड एनहेंसमेंट को अप्रूव किया है अंडर द टीडीएफ स्कीम फ्रॉम 10 करोड़ टू 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट। इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय डीआरडीओ अंडर मेक इन इंडिया। डीआरडीओ ने इसके लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनर किया है एज अ सपोर्टिंग एजेंसी। ठीक है, एम क्या है, हम इकोसिस्टम बनाना सो दैट हम अपना क्या कर सकें, डिफेंस सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बना सके बाय बिल्डिंग स्टेट ऑफ आर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, ये हमारे जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट होंगे, जैसे कोई भी हम कंपोनेंट बनाए, प्रोडक्ट, सिस्टम, टेक्नोलॉजी बाय एमएसएमई स्टार्टअप, उसको सपोर्ट करेगा, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के डिफेंस फोर्सेस की। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आती है। तो अभी IISc बेंगलोर ने इंडिया टॉप मोस्ट मर्ज हुआ है रैंकिंग एज 155 स्पॉट, हमेशा यही होता है। IIT बॉम्बे का 172 आया, IIT दिल्ली का 174 आया और उनका रैंक पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। QS रैंकिंग एनुअल पब्लिकेशन होता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, जिसमें ग्लोबल हम यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं। मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेट नेशनल स्टूडेंट पर फैकल्टी रेशो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिबांग वैली। तो अभी क्या, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर द 3097 मेगावाट इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये प्रपोज किया गया टेंगोन और ड्री रिवर्स में। जो अनोपानी स्मॉल प्रोजेक्ट है और अथुनली हाइड्रो प्रोजेक्ट है, या फिर जो और प्रोजेक्ट है वो टेंगोन रिवर पे है। ठीक है, डिबांग वैली ईस्टर्न हिमालयाज के ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सिचुएटेड है और यहाँ पे यूनिक और एंडेमिक स्पीसीज भी रहते हैं, जैसे टाइगर्स, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाटिक क्लॉपेल कैट, रेड पैंडा। ठीक है, डिबांग वैली इनहेबिटेड किया जाता है बाय ईडो मिश्मी कम्युनिटी, और जो कि एक सब टाइप है मिश्मी ग्रुप की। फाइन, नेक्स्ट है ब्लू ड्यूक स्टेट बटरफ्लाई है सिक्किम की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लू ड्यूक जो कि एक नेटिव बटरफ्लाई स्पीसीज है टू सिक्किम, ईस्टर्न हिमालयस में रहती हैं। ठीक है, एज्ड पास्ट अनदर कंटेंडर कृष्णा पीकॉक टू बी अनाउंस द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ द सिक्किम। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है, एल्टीट्यूड 1500 मीटर से नीचे और इसको 1858 में डिस्कवर किया गया था। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में फॉल होती है एंड इज अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन द हिमालयास। नेक्स्ट है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, आई थिंक हमने कल भी पढ़ा था। क्लेम किया गया है कि जो EPI है वो अनफाउंडेड एजम्पशन में बेस्ड होता है, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसने इसकी फाउंडिंग्स पे कहीं ना कहीं बोला है, मतलब कि असमर्थता जताई है कि वी आर नॉट सेटिस्फेक्शन विद योर फाइंडिंग। ठीक है, जो EPI 2022 है इसको प्रोड्यूस किया जाए जॉइंटली बाय द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अर्थ इंस्टीट्यूट, जिसमें 180 कंट्रीज को असेस किया जाता है ऑन 40 डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, इसमें इंडिया को स्कोर 18.9 दिया और इंडिया को रैंक भी 180 दिया है, इवन बिलो पाकिस्तान, बांग्ला, ऑफ कोर्स सबसे नीचे रैंक दे तो सबके नीचे हो गया वियतनाम, म्यांमार। ठीक है, और डेनमार्क को रैंक 1 किया गया। नेक्स्ट है
टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस इशू फ्रॉम द 1 अप्रैल अपहेल्ड। ठीक है, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सभी जो रीअसेसमेंट नोटिस है उसको इशू किया आफ्टर 31 मार्च बाय द IT डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ अनअमेंडेड सेक्शन 148। बजट 2022 में ये बोला गया था कि जो रीओपनिंग पीरियड है उसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 टू रिड्यूस लिटिगेशन। IT डिपार्टमेंट ने वही पुराने रिजाइम को फिर एक्सटेंड कर दिया टू 30 जून, ये बोल के कि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, और कुछ नोटिस भेज दिए गए हैं रीओपनिंग पास्ट असेसमेंट। ठीक है, इस डिसीजन को चैलेंज किया फॉर वायलेशन ऑफ 31 मार्च 2021 डेडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, तो इंडियन नेवी ने क्या किया, कुछ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स को परचेज किया है एट अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 36,000 करोड़। कॉर्वेट एक स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेशनल शिप्स होती हैं और इट फॉल्स बिलो द वॉरशिप क्लास ऑफ अ फ्रिगेट। ये हाईली एजाइल शिप्स होती हैं और इसको बनाया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज। डिफरेंट कैटेगरीज की होते हैं लाइक मिसाइल बोट, एंटी सबमरीन शिप्स, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट्स और फास्ट अटैक नेवल वेसल्स। ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स होती हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर वेरियस रोल्स, जैसे मतलब क्यों किया जाए, सर्विलेंस मिशन होते हैं, ठीक है, डेटरेंस, ठीक है, या फिर इंडिया की जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द सागर इनिशिएटिव को और एनहेंस करने के लिए। कुछ प्लेसेस से न्यूज़ में पढ़ लेते हैं। कैम्बोडिया, जिसके कैपिटल फिनोम पेन है। चाइना सेट टू बिल्ड इट सेकंड फॉरेन आउटपोर्ट एट जिबूटी एंड रेम नेवल बेस ऑफ कंबोडिया ऑन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है सराउंडेड बाय थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है वो उसको मैरीटाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है। अंगकोर वाट जो कि एशियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, सूर्यवर्मन सेकंड के साथ रो बनाया गया था एंड विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न कंबोडिया। ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, लार्जेस्ट लेक है यहाँ पे टोनले सैप लेक। यस, लार्जेस्ट लेक है टोनले सैप लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ ईस्ट एशिया का, विच बिलोंग्स टू द मेकोंग रिवर सिस्टम। हाईएस्ट पीक इसकी फिनोम ओरल है इन द कार्डमम माउंटेन्स। ठीक है, तो गाइस 9 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।